हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में अब हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस डिस्कस करके इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो ये कि सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं। और ये कि ऊपर जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो ये कि मैंने कर चुका हूँ वो। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस हैं विच आई हैव डिस्कस्ड बिफोर इन द प्रीवियस वीडियोस। आई थिंक रेट्स ऑफ चेंज यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, सही है। तो ये फंक्शन है और ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन है। और इस कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन पे दिया हुआ है कि द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। सही। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि द डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव या लेस देन जीरो ओवर द वट एवर द डोमेन, ओवर वट एवर द रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज आई हैव बीन गिवन या वी आर गिवन। तो फंक्शन तो ये है 1/3 2x-1 की पावर 3 हाफ्स -2x। डोमेन ये दी हुई है कि इट इज बिटवीन हाफ एंड ए। और हमें ये दिया हुआ है कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हमें तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना है। जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ। ये हो जाएगा 2x-1 की पावर हाफ। चेन रूल कहता है कि से मल्टीप्लाई करें और फिर ये होता है -2। 2x का डेरिवेटिव होता है 2। ओके, एंड नाउ आई नीड टू सेट द डेरिवेटिव लेस देन जीरो। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x-1 की पावर हाफ इज लेस देन 2। मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लूंगा तो आई विल हैव माई एक्स वैल्यूज, वहां से पता चल जाएगा फिर ए की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि मेरे पास शुरू थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपके पास पहले ये इनइक्वालिटी आएगी। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस अब आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप इसको डायरेक्टली यूं नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि यूं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि पावर हाफ है। पावर हाफ को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी जितनी यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सवाल सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ इसको सॉल्व करें, ये कोई भी इनइक्वालिटी हो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, इक्वल का तो मसला नहीं है, वो तो फिर डजेंट मैटर। वैसे हाँ, इक्वल में भी वही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके। तो अब कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इधर अप्लाई करेंगे तो इतनी इफेक्टिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि ए स्क्वायर की वजह से ये तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन फॉर्मूला कहता है A² - 2AB। तो ये फिर से आ जाएगा। तो वो जो आपको पावर हाफ हटानी है वो तो आई हटी नहीं, वो तो फिर आ गई। तो यू गेट द आइडिया। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट इफेक्टिव टू स्क्वायर बोथ साइड्स इमीडिएटली इन दिस स्टेप, बल्कि स्क्वायर बोथ साइड्स इन दिस स्टेप। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं, और ये इतना तो आपको अब कॉमन सेंस और इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब आपके अलजेब्रा कि आप जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व कर सकें, समझ सकें किस तरह सॉल्व होंगे। तो एक बात तो ये मैंने कहा सोच आपको बता दूं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि पावर आप 2 लगाएंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू गेट द आइडिया इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना इतना आसान नहीं है। ये मैंने एक दो पिछले वीडियोस में भी मुझे याद है मैं डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, लेकिन नाउ आई विल हैव टू डिस्कस इट। मेन चीज क्या है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ एक्स वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इज बिटवीन लेट्स से x1 एंड x2। एग्जांपल बीइंग लेट्स से कि x इज बिटवीन 0.5 एंड x इज बिटवीन x इज लेस देन 1, मतलब x इज बिटवीन 0.5 एंड 1। x1 की वैल्यू 0.5, x2 की वैल्यू 1 है। अब मैंने क्या किया, इस पे फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो इनइक्वालिटी पे अगर मैं फंक्शन अप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से द फंक्शन x3, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन है कैसा। तो x की वैल्यूज आपको ये एंड पॉइंट्स देखनी है, तो 0.5 और 1 एंड पॉइंट्स देखने, 0.5 और 1। ओके। अब मैं फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ द क्यूब फंक्शन, द क्यूबिक फंक्शन या x3, तो वो कुछ यूं दिखेगा। तो अगर आप नोट करें तो ओवरऑल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जैसे 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 आप राइट जाते रहते हैं तो फंक्शन इज गोइंग अपवर्ड्स, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं जैसे जैसे राइट जा रहा होता और फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा होता तो इट वुड हैव मेंट दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सीधे हाथ पे जा रहा हूँ तो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द स्क्वायर फंक्शन बता चुका हूँ। यहाँ पे तो जैसे जैसे मैं राइट जा रहा हूँ तो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन जैसे जैसे राइट जा रहा हूँ फंक्शन इज गोइंग अपवर्ड्स, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो वो स्प्लिट करना पड़ता है एनीवेज। तो इस केस में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओवर द होल डोमेन। तो स्पेसिफिकली 0.5
और वन, इधर भी क्या होगा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे राइट जा रहा हूँ फंक्शन ऊपर जा रहा है, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके। तो ये बताना क्यों बात जरूरी थी, ये बात बताना जरूरी इसलिए थी क्योंकि जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं इन एन इनइक्वालिटी या टू एन इनइक्वालिटी, तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं फंक्शन एक्स क्यूब लूँ, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग, वैसे तो एक्चुअली वो इंक्रीजिंग होता है ओवर द होल डोमेन, ओवर ऑल एक्स वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ कि सिंस द फंक्शन एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज बिटवीन 0.5 एंड 1, वी हैव दैट। तो जब आप अब इनइक्वालिटी पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पहले तो ये बात नोट कर लें कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। एक बात तो आप नोट कर लें कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब फंक्शन इनइक्वालिटी पे अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली एक्स तो वेरिएबल है, तो एक्स क्यूब में जब मैं एक्स प्लग इन करूंगा तो एक्स क्यूब ही रहेगा। लेकिन मैं फिर भी, तो ये पहले मैं इन जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल मैं ये बता रहा हूँ कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये जो इनइक्वालिटीज है ये मेंटेन रही, ये जो इनइक्वालिटीज है मेंटेन रही। एक बात तो ये। और 0.5 क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट पे था तो देखें मैंने 0.5 लेफ्ट हैंड पॉइंट पे ही प्लग इन किया। वन राइट हैंड पॉइंट पे था तो देखें फंक्शन के अंदर मैंने वन राइट हैंड पॉइंट पे ही रखा। सो द एंड पॉइंट्स डू नॉट चेंज, नाइदर डू द इनइक्वालिटीज चेंज। अब आप नॉर्मल फंक्शन एक्स क्यूब, उसके अंदर जब मैं एक्स प्लग इन करूंगा तो एक्स क्यूब ही आएगा। एक्स क्यूब के अंदर 0.5 प्लग इन करूंगा तो 0.5 का क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब के अंदर वन प्लग इन करूंगा तो वन का क्यूब आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स एक्स क्यूब इज बिटवीन वन एंड 0.5 का क्यूब। तो ये हम क्यों करते हैं, इससे हमें बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द डोमेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स, इफ यू कैन गो टुवर्ड्स आवर वाई या टुवर्ड्स आवर आउटपुट, तो इससे देखें रेंज या रेंज बेसिकली आउटपुट पता चल गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है कि अगर मैं आपको फंक्शन दूं एक्स क्यूब और बोलूं डोमेन ये है 0.5 से 1, व्हाट इज द रेंज, तो रेंज होगी 0.5 का क्यूब एंड 1, बिटवीन 0.5 का क्यूब एंड 1। So we can go from the input to the output. We can go from the variable independent variable x to our dependent variable y. तो ये एक अच्छी मैनिपुलेशन आपको आनी चाहिए। So what would have happened if the function was decreasing? If the function is decreasing, तो आपके पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और इनइक्वालिटी चेंज करने के दो तरीके होते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे। If the function is decreasing, if the function is decreasing, then we would have, बेसिकली ये होगा कि आपके पास दो तरीके हैं कि अगर मैं एंड पॉइंट्स मेंटेन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स वन लेफ्ट हैंड पॉइंट पे था ना, तो मैं एक्स वन लेफ्ट हैंड पॉइंट पे मेंटेन करना चाहता हूँ। और एक्स टू का राइट हैंड पॉइंट था, तो मैं एक्स टू राइट हैंड पॉइंट पे मेंटेन करना चाहता हूँ। तो आप करें, लेकिन फिर इनइक्वालिटी फ्लिप कर दें। इनइक्वालिटी क्या कर दें, फ्लिप। तो ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये कि आप इनइक्वालिटीज मेंटेन करके एंड पॉइंट्स चेंज कर लें। आखिर में रिजल्ट ऑब्वियसली वही आएगा। लेकिन ये कि इनइक्वालिटी चेंज या फ्लिप या स्विच करने के दो तरीके होते हैं, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। और किस तरह फ्लिप होती है वो फिर, एंड पॉइंट्स बेसिकली लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द राइट, लेफ्ट राइट हैंड पॉइंट टू द लेफ्ट। और फिर ये कि उसमें इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, या फिर इनइक्वालिटी आप मेंटेन करके, इनइक्वालिटी चेंज करके आप लेफ्ट हैंड पॉइंट्स और राइट हैंड पॉइंट्स को मेंटेन ही रखें। तो इन दोनों से ये होता है कि इंडिविजुअल इफेक्ट्स ये होता है कि इनइक्वालिटी ओवरऑल चेंज हो जाती है। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर दूं लेकिन ओवर दिस रेंज या ओवर दिस डोमेन या ओवर दिस रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज, लेट्स से एक्स इज बिटवीन -4 एंड -2, तो -2 कहीं यहाँ होगा, कहीं -4 यहाँ होगा। तो यू कैन सी एज मैं राइट जा रहा हूँ फंक्शन मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक्स के वैल्यू -2 पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, एक्स की वैल्यू -4 पे लेट्स से ये कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। सही है। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि एक्स इज बिटवीन -4 एंड -2। जब मैं फंक्शन स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपके पास दो तरीके हैं, तो पहले मैं ये कि इनइक्वालिटी मेंटेन रख रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी मेंटेन रख रहा हूँ तो एंड पॉइंट्स आप स्विच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो रिस्पेक्टिव एंड पॉइंट्स के स्क्वायर्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी चेंज करके एंड पॉइंट सेम रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर।
एंड व्हाट डू दीज आंसर्स गिव मी, व्हाट डू द रिजल्टिंग इनइक्वालिटीज गिव मी, वो मैं बताता हूँ। लेकिन ये है कि पहले मैं वाई वैल्यूज भी लिख लूँ। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, एंड लेट्स सी। तो अगर मैं दिख रहा है कि अगर मैं एक्स की वैल्यूज बिटवीन -4 and 2 लूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यूज -4 and 2 लूँ, आई मीन -4 and -2 लूँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज क्या होंगी? 4 से लेके 16 तक, 4 से लेके 16 तक। सो 4 से लेके 16 तक का इन अदर वर्ड्स जो इनइक्वालिटी है वो बेसिकली ये होगी। सो दिस इज व्हाट आई शुड गेट। सही। एंड लेट्स सी if indeed this is what I if this is indeed what I have gotten. मैं अरेंज लिख लेता हूँ ताकि सारी नोटेशन क्लियर हो। दिस इज आवर रेंज एंड दिस इज आवर डोमेन। तो ये एक अच्छा रेंज या डोमेन का भी सवाल बन सकता है। तो यू शुड नो कि ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या करना चाहिए अगर आपको कभी इनइक्वालिटी वो करनी पड़े, मैनिपुलेट। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अच्छा एक और बात, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड है, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो कुछ यूं जाएगा या कुछ यूं जाएगा ना, तो वो फिर 1 to 1 भी हो जाएगा। तो ये कि वी गेट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इनइक्वालिटी वो फिर आप इनइक्वालिटी के वो जो डोमेन या जो वो, हाँ, माय अपोलॉजीज, वो जो डोमेन होगी जो इन टर्म्स ऑफ अक्सर इनइक्वालिटी दी जाती है, तो उसके एंड पॉइंट्स फिर आप फंक्शन के अंदर प्लग इन कर लेते हैं टू गेट द रिस्पेक्टिव एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज। फिर आप उनको अप्रोप्रिएटली वो कर लेते हो हैंडल, के लेफ्ट का लेफ्ट पे जाएगा, राइट का राइट पे आएगा, कि जो कम वैल्यू है लेफ्ट पे जाएगी, राइट वैल्यू पे बड़ी वैल्यू जाएगी। ये सब फंक्शन से रिलेटेड है। थोड़ा ओवरऑल ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, इतना मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा, और मैं जाहिर सी बात है जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शंस इज नॉट आवर टॉपिक हियर। लेकिन आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो जाएगी कि आप वापस सोचें इसके बारे में कि मैंने अभी क्या क्या बोला, कुछ गलत बोला, कुछ सही बोला। वैसे कुछ गलत तो नहीं बोला, लेकिन ये कि कुछ इनकम्प्लीट बातें, यू गेट द आइडिया। एनीवेज, इन दोनों इनक्वालिटीज से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो व्हाट डू आई गेट? इस इनइक्वालिटी से ये रिजल्ट आएगा, इस इनइक्वालिटी से ये रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? वो ये आएगा कि x² इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इससे क्या आएगा? इससे आएगा x इज 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली दोनों में सेम बातें आई हैं विच इज एक्सपेक्टेड, और वो ये जो जवाब है वो उसके साथ मैच कर रहा है। तो मेन चीज ये सब रेंज डोमेन नहीं थी, मेन चीज ये थी कि अगर आपके पास एक डोमेन है या रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज है, उस पर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे ओवर द इनइक्वालिटी, तो देखना पड़ेगा कि विल द इनइक्वालिटी बी चेंज्ड और नॉट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन विच यू आर अप्लाइंग ओवर द इनइक्वालिटी। फंक्शन पे भी डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे कि एक फंक्शन क्या है, और क्या वो फिर वो जो फंक्शन है जिस इनइक्वालिटी पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या उस इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज दी हुई हैं, क्या वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सो फंक्शन इस केस में x² था, और वो फिर ओवर दिस इनइक्वालिटी या दिस एक्स वैल्यूज या दीज एक्स वैल्यूज द रेंज ऑफ एक्स वैल्यूज -2 से 4, फंक्शन मेरा x² था डिक्रीजिंग। सो एवरीथिंग मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब ये सब मैं डिटेल में क्यों गया, एक तो आपको पता होना चाहिए। सही है, बेसिक सी बातें यू शुड नो। और अभी भी मैं सवाल की तरफ मैं गया नहीं हूँ, अब मैं जाऊंगा। तो बात यहीं से शुरू होती तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग द इनइक्वालिटी। तो अब हमारी इनइक्वालिटी ये थी कि 2x - 1 की पावर हाफ इज लेस देन 2। ओके, अब आप ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फॉर कंपैरिजन। मतलब इस इनइक्वालिटी में क्योंकि दो एंड पॉइंट्स थे ना, तो मैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कर रहा हूँ और आपको भी करना चाहिए। सॉरी। हाँ, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट वैसे हो तो बेहतर है। ओके, तो ये सिंपल है कि आपके पास समथिंग अंडर अ स्क्वायर रूट है, यू हैव समथिंग अंडर अ स्क्वायर रूट। सही। तो फिर हमें पता है कि स्क्वायर रूट वो जो भी लग रहा है, 2x - 1 उस पर स्क्वायर रूट लग रहा है, वो सब तो हो गया। मेन चीज ये है कि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा? आउटपुट पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ लेट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, यू गेट द आइडिया, लेकिन फिर भी आउटपुट या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अज्यूमिंग के डोमेन वैलिड है, सो हमने इनपुट्स वैलिड प्लग इन किए, आउटपुट हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा। तो वी नो दिस बेसिक फैक्ट अबाउट स्क्वायर रूट्स। तो वो मैं इधर ही अप्लाई करूंगा बेसिकली। तो वो हमें पता है कि ये सब क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
सही। ये जरूरी नहीं है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। एक बात तो ये, ऊपर से बात ये है कि व्हाट इज द डोमेन आई हैव बीन गिवन इज दैट एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। ओके। तो अगर आप थोड़ा सोचें कि एक्स हाफ से बड़ा है, मतलब 0.5 से बड़ा है, तो 0.5 से एक बड़ा नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा नंबर जब मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। तो वापस बता रहा हूँ कि नंबर विच इज ग्रेटर देन हाफ, a number which is greater than half being multiplied by 2 gives me a number which is greater than 1, a number which is greater than 1, and I'm going to subtract from it a number which is 1. So I'm going to get something positive, something positive का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो आई एम गोइंग टू गेट समथिंग पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जीरो नहीं आया, मेरे पास पॉजिटिव आएगा एंड ऑनवर्ड्स। तो कभी जीरो नहीं आया। ओके। और जीरो आ सकता है, हाँ जीरो आ सकता है। वैसे स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ यूं दिखता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ यूं दिखता है। सही। तो आपकी जो डोमेन है वो क्या दी हुई है? आपकी डोमेन दी हुई है बिटवीन हाफ और पे चलते चलते ए तक। तो हमें दिख रहा है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एक पॉजिटिव नंबर से शुरू होगा और फिर एन ऑन एन ऑन एन ऑन जाता रहेगा, तो कभी वो जीरो अचीव नहीं हुआ जो वाई की वैल्यू जीरो है। सही। तो ये सब मैं बताना चाह रहा था, आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ऑल इन कनेक्शन। एनीवेज, अब मुझे हाफ हटाना है। तो बात अब यही हो गई कि ये जो अब आपके पास, अब मैं स्क्वायर, अब प्लीज अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पास समझे आपका वेरिएबल है। ये आपका वेरिएबल है या समझ लें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या आपका ये एक इसको कैपिटल एक्स बोल दें, डजेंट मैटर। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि अब आप इनइक्वालिटी पे अप्लाई करने जा रहे हैं फंक्शन। सही है। अब आप स्क्वायरिंग फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं। जब आप स्क्वायरिंग फंक्शन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अब आप नोट करेंगे कि वो रेंज क्या है। तो वो रेंज इज बिटवीन 0 and 2। तो ये आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। उस केस में वो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स नहीं है, कुछ और है, लेकिन डजेंट मैटर। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि आपके पास स्क्वायरिंग फंक्शन आप अप्लाई करने जा रहे हैं, और स्क्वायरिंग फंक्शन जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो ओवर व्हाट वैल्यूज अप्लाई करने जा रहे हैं? स्ट्रिक्टली बिटवीन 0 and 2। तो हमें पता है कि वो जो स्क्वायरिंग फंक्शन होता है वो बिटवीन 0 and 2 क्या होता है? बिटवीन 0 and 2 इट इज इंक्रीजिंग। थोड़ा अगर मैं आपको फिर से आइडिया दे दूं तो स्क्वायरिंग फंक्शन किस तरह दिखता है? एक ही सवाल है, काफी लेंदी हो गया, लेकिन आइडिया देना जरूरी था। बाकी सवाल आसान होंगे। तो आपका स्क्वायरिंग फंक्शन ये होता है, ये तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, और फिर ये इंक्रीजिंग। लेकिन क्योंकि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, लेट्स से टू भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर भी देखें अपवर्ड जा रहा है, तो स्क्वायरिंग फंक्शन आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग है। अब मैं स्क्वायरिंग फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, एंड पॉइंट्स भी मेंटेन रहेंगे, नथिंग विल चेंज। सो व्हाट यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट? वी विल गेट दिस। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेन सारी बात ये थी कि जब आपने स्क्वायरिंग अप्लाई की, दिस इनइक्वालिटी डिड नॉट चेंज। और ये आपको पता होना चाहिए क्यों। ऑब्वियसली आपको इतनी बड़ी रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लेंगे, बस आप ये लिख लेंगे कि द स्क्वायरिंग फंक्शन या द फंक्शन एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग ओवर 0 to। आपको बस ये लिखना है, एक स्टेटमेंट, दैट इज इट। लेकिन उसके पीछे आइडिया क्या है, यू शुड नो। यहाँ से मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ कि एक्स मस्ट बी लेस देन, एक्स मस्ट बी लेस देन 5.2। बस आई थिंक यहाँ तक काफी। ओके। तो अच्छा सवाल था। इसका आप वापस देखिएगा, गुड क्वेश्चन। मैंने सब कुछ सही तो किया ना? आई थिंक ओके, वी आर गुड टू गो। अच्छा। ओके, तो ये रेट ऑफ चेंज कर लेते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ ए लार्ज सर्कुलर माउंड ऑफ आयरन ओ रेडियस आर इक्वेशन दी हुई है। तो अगर आप नोटिस करें, दिस इज द मेन इक्वेशन विच रिलेट्स द मेन डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस v, which is often y, and the independent variable या main independent variable which is often x, but in this case we have r। ओके, डोमेन भी दे दिए। आयरन ओर इज एडेड, अच्छा ये देख लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या दी हुई है? तो 3 अपॉन टू आर माइनस हाफ का होल क्यूब, 3 अपॉन टू आर माइनस हाफ का होल क्यूब -1 आई बिलीव। 3 अपॉन टू आर माइनस हाफ का होल क्यूब -1। डोमेन भी दी हुई है कि रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ व्हाट? अच्छा, तो लार्ज सर्कुलर, अच्छी आयरन ओर का ही है, सही है। और फिर वो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द माउंट इज इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट या एट द पर्टिकुलर टाइम व्हेन द रेडियस इज 5.5 मीटर्स। अच्छा, पहले जो हमें हिंट दी हुई है, द आयरन ओर इज एडेड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आयरन ओर इज बीइंग एडेड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.5 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो गया, ऑब्वियसली वॉल्यूम का यूनिट है। तो हमें बेसिकली dv बाई डी टी दे दिया, dv बाई डी टी। दिस इज व्हाट यू हैव टू नोटिस कि वी हैव बीन गिवन dv बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या द चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू गेट द आइडिया, रेपिटेशन करना जरूरी है ताकि दिमाग में बात बैठ जाए। dv बाई डी टी इज व्हाट? 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? The first part is find the rate at which the radius of the mound is increasing at the instant where the radius when the radius 5.5. So what I need is I need is dr by dt. What I need is dr by dt at the instant at the particular time where when the radius is 5.5 meters. I think I'm going right. सही। तो अब हमें पता है कि भाई मेन इक्वेशन है v इक्वल्स टू 3 हाफ्स आर माइनस हाफ का होल क्यूब -1। तो यहाँ से हम सबसे पहले dv बाई डी आर निकालेंगे। क्यों? हम dv बाई डी आर इसलिए निकालेंगे, वहां से भी dt और dt से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यू गेट द आइडिया। तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा r माइनस हाफ की पावर 2। 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, इट्स कांस्टेंट। चेन रूल को अप्लाई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तो कोई पावर भी नहीं है, इसके पीछे कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, और हाफ का डेरिवेटिव होता है 0। सो दिस इज dv बाई डी आर। तो ये हो जाएगा 9/2 r माइनस हाफ का होल स्क्वायर विच इज dv बाई डी आर। एंड वी नो कि dv बाई डी आर क्या होता है? dv बाई डी आर बेसिकली मैं रीराइट कर सकता हूँ कि dv बाई डी आर इज वॉट इक्वल्स टू dv बाई डी आर इंटू डी टी बाई डी टी। अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो dv बाई डी आर है वो तो यही है, तो बार बार dv बाई डी आर लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जगह मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। सो दिस इज dv बाई डी आर एंड dv बाई डी आर इक्वल्स टू दिस। अब लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी मैनिपुलेशन करूंगा, बेसिकली रीअरेंजिंग। अब देखते हैं हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, सो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई हैव बीन गिवन? अच्छा, आयरन ओर इज एडेड एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, बस सही है। तो ये हो जाएगा 9/2 r माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बोथ साइड्स में प्लग इन करूंगा, r की वैल्यू 5.5। तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी एट r की वैल्यू 5.5। बट दिस वोंट मैटर हियर क्योंकि dv बाई डी टी आई बिलीव इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। और dt बाई डी आर एट 5.5, दिस इज व्हाट आई नीड। बिकॉज dr बाई dt चाहिए, तो dt बाई डी आर को सॉल्व करूंगा एंड देन रेसिप्रोकल, यू गेट द आइडिया। तो 5.5 माइनस हाफ, तो 5.5 माइनस हाफ विच इज 5। 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 9 व्हाट डू आई गेट? टू 225। तो ये हो जाएगा 225/2। डी ये हो जाएगा 1.5 एंड दिस इज dt बाई डी आर। फ्रॉम हियर आई गेट dr बाई dt एट r की वैल्यू 5.5 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो बस ये कि रेसिप्रोकल लेता हूँ 1.5, तो 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3। तो 225/3
तो ये हो जाएगा 3/225। सब कुछ मीटर्स में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। मैं देखूं कि मैंने कहीं सब सारे कंसिस्टेंसी है ना, मीटर क्यूब बस सही है। मीटर क्यूब एंड मीटर। सो बस सही हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अक्सर ये होता है ना कि बीच में कहीं यूनिट सेंटीमीटर हो कहीं मीटर हो, सो यू विल हैव टू यूज कन्वर्जन। ओके, तो ये तो dr/dt निकल गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद और कोई पार्ट है? नहीं, सिर्फ पार्ट बी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द माउंट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग। अच्छा, व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग, तो मुझे वॉल्यूम निकालना है एट सम पर्टिकुलर टाइम, और वो पर्टिकुलर टाइम क्या है? व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो रेडियस 0.1 मीटर पर सेकेंड पे तो इंक्रीज हो रहा है, इतना तो मुझे पता है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट है। लेकिन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट मुझे निकालना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल देखें, मुझे dr/dt दे दिया है ना, और वो dr/dt क्या है? dr/dt दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन एट व्हाट टाइम, मतलब वो टाइम क्या है? वो रेडियस क्या है? मतलब वो कौन सा पर्टिकुलर इंस्टेंट है? सो वो जो सर्कुलर माउंड है वो किस रेडियस का हो जाएगा, या किस पर्टिकुलर रेडियस का हो जाएगा, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिर वो, ताकि मैं वॉल्यूम निकाल सकूं, और फिर वो जो dr/dt उस पर्टिकुलर इन पॉइंट इन टाइम पे 0.1 होगा। तो मुझे वो बेसिकली पॉइंट इन टाइम निकालना है, तो इन अदर वर्ड्स मुझे वो रेडियस निकालना है। सिंपल सी बात है। अगर वॉल्यूम आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आई विल नीड टू प्लग इन सम रेडियस ताकि मुझे वॉल्यूम निकले। लेकिन मुझे रेडियस नहीं दिया गया। मुझे बस ये दिया हुआ है कि dr/dt ये है। तो आई विल नीड टू फाइंड द रेडियस। तो आई नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब ये चेंज ये है, ताकि फिर वो मैं वॉल्यूम के अंदर वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस प्लग इन कर सकूं। तो हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक सर्कुलर माउंट है, वो इंक्रीज हो रहा है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। तो आई नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ रेडियस होगा, कि क्या वो रेडियस होगा उस माउंट का। तो लेट्स से कि द माउंट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे ही वो इस रेडियस पे पहुंचा, तो रेडियस लेट से 10 होगा, तो वहां पे फिर वो dr/dt क्या होगा? 0.1। तो वो मुझे रेडियस 10 दिया हुआ नहीं, ऑब्वियसली आई नीड टू फाइंड द रेडियस। जब वो रेडियस आ जाएगा, आई कैन प्लग इन इनटू द वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला। सो आई यू अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ओके, तो वही इक्वेशंस आ गई कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें इन जनरल ये दिया हुआ है कि dv/dr इक्वल्स टू dv/dt इंटू dt/dr। यू गेट द आइडिया। तो dv/dr मुझे क्या दिया हुआ है? वो तो मुझे दिया हुआ है 9/2 r - ½ का होल स्क्वायर। एंड dv/dt तो we get it's constant 1.5, and dt/dr is given 0.1, but I have not been given the instant where this dt/dr is 0.1. So let's say कि वो रेडियस वो जो भी होगा उसको एक नाम दे देता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो है नहीं। सो लेट्स से कि वो जो रेडियस वो जो है अननोन है, उसको फिर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से कैपिटल आर। सो द रेडियस इज कैपिटल आर। सो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात हो रही है। तो कैपिटल आर इसके अंदर आप प्लग इन कर लेंगे। वैसे छोटे आर के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के लेटर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको वाकई एम्फोसाइज हो कि आई इंटरेस्टेड इन सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अब वो कैपिटल आर के लिए सॉल्व कर लेंगे, यू विल हैव फाउंड द रेडियस। जब वो रेडियस आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर जब उस माउंट का जब ये रेडियस होगा, तो उस इंस्टेंट या उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम आपका जो रेडियस का जो चेंज होगा वो 0.1 होगा, एंड यू कैन फाइंड इजीली द वॉल्यूम बाय जस्ट प्लगिंग इन द रेडियस इन दिस फॉर्मूला। तो बस कैपिटल आर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 0.1 विच विल बी 0.15। 0.15 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0.3। 0.3/9। 0.3/9 तो ये कितना कितना हो जाएगा? 0.3, ये तो हो जाएगा ऑब्वियसली जीरो तो ये हो जाएगा 0.1/3। 0.1/3। हाँ, 0.1/3 हो जाएगा ना। 0.1/3 को बेहतर है कि आप लिखें 1/30। तो 1/30। 1/30। फिर 1/30 का मुझे क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। ये हो जाएगा 1/30 का स्क्वायर रूट।
पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑब्वियसली। नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लें, फिर देखें डोमेन को कौन सा मैच कर रहा है। और फिर प्लस हाफ। ने वैसे सही तो किया है। कैलकुलेशंस के मुताबिक थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है, देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। वैसे डिफरेंशिएट तो मैंने सही किया है ना। 9/2 r माइनस, सही है। तो ये हो जाएगा 4.5 r-0.5 की स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 0.15। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 अपॉन 4.5। और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लूंगा, और ये हो जाएगा +0.5। सो व्हाट डू आई गेट? सो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 4.5, वी टेक द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कितना आ रहा है? दिस इज 0.18। अजीब सा आंसर आ रहा है, शुड मैच, पता नहीं क्यों मैच क्यों नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू। और फिर +0.5। ओके, सो व्हाट डू आई गेट? ये हो जाएगा 0.18 +0.5। और फिर तो ये हो जाएगा 0.32, और ये हो जाएगा 0.68। तो ये दो वो रेडियस की वैल्यू आ रही है। ऑब्वियसली इनमें से एक आंसर होगा। लेकिन दो आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा। आ ओके। यहाँ तो मैंने dr/dt किया, ये तो मैंने सही किया ना। यहाँ तो मैं अपनी गलती समझ गया क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिया, ये पॉइंट वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि मैंने यहाँ तो कोई गलती नहीं की ना। क्योंकि dt/dr है, फिर आई एन डी टुक द रेसिप्रोकल। यस, आई एन डी टुक द रेसिप्रोकल, बस सही। ओके, आई अपोलोजाइज, आप लोगों ने गलती पकड़ ली होगी वो। 0.1 नहीं है वो, 1/0.1 है। तो ये हो जाएगा 10। तो 1/0.1 क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि dr/dt है, dt/dr, यू गेट द आइडिया। तो 1/0.1 कितना हो जाएगा? तो 1/0.1 हो जाएगा 10। सो दिस इज नॉट 0.1, बट दिस इज 10। सॉरी, माई अपोलॉजीज, खाम खा मैं टाइम ज़्यादा हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली आर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 × 10 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज 30, 30 डिवाइड बाई 9, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आ रहा है बेसिकली ±1.83 कर लेते हैं। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 वापस कंफर्म कर लेते हैं, डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा 1.83, और फिर प्लस हाफ। तो कितना आ रहा है? 1 सेकेंड, मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लिया है ना। 15 multiplied by 2 divided by 9, square root of answer, the positive square root is 1.83, okay। और फिर प्लस हाफ। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 2 2। 0.5 है, तो 0.5 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.33, और अब ये हो जाएगा 1.33। तो ये जो दो आंसर्स आए, लेकिन फिर हमें ऊपर दिया हुआ है कि तो जो रेडियस है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो यू गेट द आइडिया कि रेडियस कितना होगा, 2.33। 2.33 जब वो रेडियस आ गया, आप अब वॉल्यूम के अंदर प्लग इन कर सकते हैं टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। तो वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर रेडियस था, पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, वो तब होगा जब रेडियस 0.2.33 होगा। सो द वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 2.33 मीटर्स बेसिकली। मीट लिख लें मीटर्स। तो कितना हो जाएगा?
तो हो जाएगा 2.33 माइनस 0.5 आंसर का क्यूब, अब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 और फिर होल -1, तो हो जाएगा 8.193। तो ये हो जाएगा 8.193 मीटर क्यूब। आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज के जो मैंने टाइम ज़ाया करवा दिया थोड़ा। ओके, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी में कि गिवन दैट द कर्व, अच्छा तो स्टेशनरी पॉइंट है ना, तो हमें पता है कि स्टेशनरी पॉइंट है एक्स इक्वल टू 2, तो मैं डेरिवेटिव निकाल के ये जो अपॉन एक्स है इसको न्यूमरेटर में जाके लिख लेंगे एक्स की पावर -1, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद डिफरेंशिएशन इजीली। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 प्लग इन करेंगे, यू गेट द आइडिया कि वो डेरिवेटिव जीरो होगा, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव पहले निकाले इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन ओनली, फिर उसमें वो प्लग इन करें वो एक्स की वैल्यू जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, तो वो एक्स की वैल्यू 2 प्लग इन करनी पड़ेगी। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, आंसर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर आंसर जीरो आया सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट गिवन दैट दिस। अच्छा ये आई थिंक मैं कर चुका हूँ। ओके ओके, सो यू गेट द आइडिया। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वही इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। यहाँ पे जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ पे भी वही है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। मेरा जो मेन पर्पस ये था कि डबल डिफरेंशिएट, ये भी आप आराम से कर लेंगे। पहली दफा डिफरेंशिएट करेंगे, डबल दफा दो दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये है कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू जीरो रख के वो एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, तो वहां पे स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। वो एक्स की वैल्यूज नोट करके साइड पे कर लें, और जो डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है उसमें फिर वो एक्स की वैल्यूज प्लग इन कर लें, और देख लेंगे आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है। डिफरेंशिएशन लिटरली सिंपल है। अच्छा असल में आज जुम्मे की नमाज है तो मैं उसके लिए तैयारी करनी है, तो उन्हीं जो प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी डिटेलिंग चली गई। मेरा जो एक्चुअली मेन पर्पस था ना, मैं ये सवाल करूं, और इसको मैं फिर भी अभी से देख लेते हैं कि हमें कर्व एज इक्वेशन द टेंजेंट टू C1 एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो अ टेंजेंट। तो देखिए हमें जो कर्व C1 है, पॉइंट x के 3 पे टेंजेंट दिया हुआ है, तो जो टेंजेंट है वो C2 पे भी टेंजेंट होगा। तो मेन बात ये है कि ये आपको अच्छा सवाल है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आप ट्राई करें। मेरा मेन पर्पस था कि ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं है। कुछ भी अगर डिस्कस हो सकता है, तो क्योंकि टेंजेंट की हिंट्स दी हुई हैं तो क्या पता डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आपके पास x की वैल्यू 3 है ना, तो ये जो कर्व का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आप डिफरेंशिएट करें, उसमें x की वैल्यू 3 प्लग इन करें तो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा ऑफ द, वो जो स्लोप मिल जाएगा वो बेसिकली डेरिवेटिव तो मिलेगा फंक्शन का एट x की वैल्यू 3, बट यू विल आल्सो हैव गॉटन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और वो तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि टेंजेंट लाइन तो लाइन है, उसका स्लोप तो कांस्टेंट रहता है, तो बेसिकली वो टेंजेंट लाइन है, तो उसका हमें स्लोप मिल जाएगा। और उसका स्लोप क्योंकि कांस्टेंट रहेगा और वही टेंजेंट लाइन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो वो कह रहे हैं कि वो टेंजेंट है C2 पे भी एट द पॉइंट P। तो वो जो C2 पे भी टेंजेंट होगी ऑब्वियसली, दिख रहा है मतलब, ऑब्वियसली पढ़ने से दिख रहा है कि वो जो C1 है वो टेंजेंट है C2 पे, एक बात तो ये हो गई। और वो C1 जो एक ही लाइन चलती भी आ रही है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पता है कि वो जो C1 का जो लाइन है वो जो थ्रू आउट चलती आ रही है, और वो इवेंचुअली C2 को जो टेंजेंट टू C1 है वो इवेंचुअली C2 को भी टच करेगा एट सम पर्टिकुलर पॉइंट P। तो वहां पे फिर ऑब्वियसली आप डेरिवेटिव, अब आप गेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, आपको खुद ही सोचना है, लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। मे बी मैं ये कि ऐसा करता हूँ, ये वीडियो को पॉज करके इसको इंडिविजुअली से सॉल्व करके फिर दोनों वीडियोस को जोड़ लूंगा। ओके, फिर अगले पार्ट में कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसको ब्रीफली हमने बहुत ब्रीफ एक ओवरव्यू देखा था, और कोशिश की थी कि थोड़ा आइडिया लगा सकें कि इस सवाल में क्यों हिंट्स ऐसी दी हुई हैं एंड व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन मुझे बस एक ब्रीफली थोड़ा इस ये जो हमने जो इधर डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मल्टी मैनिपुलेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये बस मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था।
डिस्कस ये करना था कि आई होप आपको पिछले पार्ट में कंफ्यूजन नहीं हुई हो, अगर हुई है तो बस एक रिकैप देना चाहता हूँ विच विल बी मोर क्लियर। कि अगर आपके पास एक वन टू वन फंक्शन है और आपको मैं उसकी डोमेन दे दूं, अगर वन टू वन नहीं होगा, वैसे मोस्ट लाइकली होगा, अगर नहीं होगा तो जैसे क्वाड्रेटिक है तो फिर उसकी आप डोमेन रिस्पेक्टिवली या अप्रोप्रिएटली आप चेंज कर लेंगे तो फिर वो वन टू वन बन जाएगा। जब वो वन टू वन बन जाएगा तो उसकी हमें डोमेन दी भी है, नाउ वी वांट टू फाइंड द रेंज। तो सबसे जो आसान तरीका है और बेस्ट तरीका है वो ये है कि जस्ट प्लग इन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन इनटू द फंक्शन। वो जो भी आउटपुट्स आएंगे उनको आप अप्रोप्रिएटली सॉर्ट कर लेंगे, जैसे छोटा नंबर लेफ्ट पे, बड़ा नंबर राइट पे, एंड देन यू विल हैव गॉटन योर रेंज या द एंड पॉइंट्स ऑफ द रेंज। अब वो रेंज कुछ ऐसी दिखेगी या ये दिखेगी डिपेंडिंग है वो एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन इंक्लूडेड थे या नहीं, बट यू गेट द आइडिया। सही। तो ये तो मैं कर चुका हूँ और ये मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ और ये प्रीवियस वीडियोस का रिकैप है। अब डोमेन निकालने का एक और तरीका, रेंज निकालने का एक और तरीका होता है, और रेंज निकालने का एक और तरीका ये होता है जो इतना एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन इट कैन बी डन फॉर सम केसेस। वो ये तरीका है कि स्टार्ट विद द डोमेन, और वो डोमेन अक्सर इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज दी होगी या इनइक्वालिटी। स्टार्ट विद द डोमेन, स्टार्ट विद द डोमेन्स इनइक्वालिटी, स्टार्ट विद द डोमेन्स इनइक्वालिटी, मैनिपुलेट इट, मैनिपुलेट मतलब उसको चेंज करें, अलजेब्राइकली मैनिपुलेट करें, मैनिपुलेट इट, चेंज इट अकॉर्डिंगली, एंड फॉर्म द फंक्शन, फंक्शन या एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो आप डोमेन से स्टार्ट करेंगे, इन अदर वर्ड्स एक्स से स्टार्ट करेंगे, उसको सही से केयरफुली अलजेब्राइकली मैनिपुलेट करते करते फंक्शन तक पहुंचेंगे, फंक्शन या एक्सप्रेशन तक, फॉर्म द फंक्शन या एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। और वहां से फिर आपको पता चलेगा मेरे फंक्शन, ये जिसको हम वाई भी बोलते हैं, तो ये वाई वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट होंगी या यहाँ से खत्म हो जाएंगी, या ये वाई वैल्यूज मेरे इस इतने से इतने दरमियान होंगी। तो एक तरीका ये भी है जो अभी मैंने ऊपर दिखाया, वापस रिकैप करूंगा उसका। लेकिन इसमें थोड़ा इशू ये आ जाता है कि इसमें जब आप इनइक्वालिटी मैनिपुलेट करते हैं तो लेट्स से कि अगर स्क्वेयरिंग फंक्शन आ गया या स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया या क्यूबिक आ गया या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो डायरेक्टली आप वो फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दे दूं और डायरेक्टली अगर आप स्क्वायर करें, तो इस केस में आप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग ये है कि आपको रीजनिंग ये देनी पड़ेगी दैट द वो जो स्क्वायर फंक्शन आप करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग फंक्शन, तो आपको स्क्वायर फंक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि वी आर स्क्वायरिंग सो यू हैव टू स्टडी द स्क्वायर फंक्शन। और आपको देखना पड़ेगा कि बिटवीन टू एंड फोर, बिटवीन टू एंड फोर, between 2 and 4, is it a increasing function or is it a decreasing function? तो इस केस में वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मैं राइट जा रहा हूँ, सो इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब आप इस इनइक्वालिटीज पे ये फंक्शंस लगाते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि इज माय फंक्शन इंक्रीजिंग, इज माय फंक्शन डिक्रीजिंग, तो फिर इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी, किस तरह चेंज होगी। तो इनमें ये इशू आ जाता है। तो यू हैव टू, और फिर ये इसलिए मैंने ये आइडिया इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का थोड़ा सा ऊपर दिया कि इनइक्वालिटी अगर चेंज होगी तो कैसे होगी, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो इनइक्वालिटीज जब आप मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें फिर ये फंक्शंस का खेल आ जाता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि फंक्शन जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इज इट इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इट अ डिक्रीजिंग फंक्शन, और इज इट नाइदर। अगर नाइदर है फिर यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि इनइक्वालिटी किस में तब्दील होगी, फिर तो आप भूल ही जाए, फिर तो डिटेल्ड आपको काम करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच कभी कभी एप्लीकेबल होती है, कभी कभी नहीं होती। स्क्वायरिंग फंक्शन हमें पता है इंक्रीजिंग है, आसान है, सो वी डेल्ट विथ इट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये अप्रोच इतनी रेकमेंड नहीं करता, बस ये कि कभी कभी अगर हमें जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल इस केस में आप पड़ गई कि बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी, रेंज नहीं, वी वर नॉट फाइंडिंग द रेंज, ये कि बस हमें एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी, तो उसके लिए हमें क्योंकि इनइक्वालिटीज को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तो इसलिए ये हमने डिस्कस किया कि स्क्वायरिंग फंक्शन करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर रेंज निकालने की बात आए, वो तो फिर यू नो व्हाट टू डू, एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, यू गेट द आइडिया। अब एक क्वाड्रेटिक में देखना पड़ेगा कि इज द वर्टेक्स इंक्लूडेड और नॉट, वो सब इम्प्लाइड है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज। तो ये तो ये एक अप्रोच है, तो आपको मैंने बता दिया। तो लेट्स से कि वही वाला रिकैप कर रहा हूँ कि हमारे पास एक्स की वैल्यू थी बिटवीन -2 एंड -4। अगर मैं बस ब्लाइंडली स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, एक सेकंड, माय अपोलॉजीज, एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू -2। तो अगर मैं ब्लाइंडली स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। तो ऑब्वियसली अब एक ऐसा नंबर है जो 16 से बड़ा है लेकिन 4 से कम है, ऐसा हो नहीं सकता। तो यू गेट द आइडिया कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि स्क्वायरिंग फंक्शन -4 से 2, क्योंकि स्क्वायरिंग फंक्शन अप्लाई किया, सो यू हैव टू स्टडी द बेसिक फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर। अगर क्यूबिंग करता तो एक्स क्यूब। तो ये -4 है या -2 है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फंक्शन किस तरह जा रहा है, फंक्शन जा रहा है डाउनवर्ड्स। तो जैसे जैसे मैं राइट जा रहा हूँ फंक्शन जा रहा है डाउनवर्ड्स, तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन।
तो क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, एंड पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक करिएगा। तो लेट्स से कि मैं एंड पॉइंट सेम रख रहा हूँ, एंड पॉइंट्स में सेम रख रहा हूँ, तो फिर आपको इनइक्वालिटी फ्लिप करनी पड़ेगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी फ्लिप करके एंड पॉइंट्स वही रखें। वो तो मैंने कर दिया, माय अपोलॉजीज। आप एंड पॉइंट्स फ्लिप करके इनइक्वालिटी सेम रखें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो दोनों अप्रोचेस इक्विवेलेंट है, और हमने इनइक्वालिटी चेंज कर ली, ओवरऑल इनइक्वालिटी चेंज कर ली। तो फिर से रिकैप कर रहा हूँ कि ओवरऑल इनइक्वालिटी चेंज करने का क्या तरीका है, कि ये बीच वाली आप इनइक्वालिटीज चेंज करें, तो फिर एंड पॉइंट्स को सेम रखें। या फिर ये जो बीच वाली इनइक्वालिटीज है इनको चेंज करके, इनको सेम रख के एंड पॉइंट्स को चेंज कर लें। तो ओवरऑल फिर वो मेन इक्वालिटी, इन मेन जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी, या फ्लिप हो जाएगी, या स्विच हो जाएगी, एंड इट इज नेसेसरी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ये तो जब भी आप इनइक्वालिटी मैनिपुलेट करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसमें भी ज्यादा काम आ जाता है, तो इसलिए रेंज निकालने के लिए तो ये काम का नहीं है। वैसे इस केस में रेंज हमने निकाल ली। तो लेट्स से कि डोमेन हमें -4 से -2 दी हुई है, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, तो हमें रेंज पता चल गई कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, ये तो मेरा वाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने डोमेन से स्टार्ट किया एंड आई मैनिपुलेटेड इट algebraically टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन फॉर माय फंक्शन। देखें एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर। अब वो एक्स स्क्वायर क्या है, वाई। तो वाई से रिप्लेस कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज बिटवीन 4 and 16। यू गेट द आइडिया, दिस इज माई रेंज। तो थोड़ा इन्वॉल्व है इसमें काम, क्योंकि जस्टिफाई करना पड़ता है, लेकिन ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। लेकिन बट आई डोंट रिकमेंड इट, बट ये कि जब जरूरी है, फॉर एग्जांपल इस इनइक्वालिटी में जरूरी थी, तो बस ये कि हमने सॉल्व कर लिया, और हमें आना चाहिए, लेकिन अप्लाई तभी करें व्हेन नेसेसरी। ओके, अब मेन सवाल करते हैं, एंड देन वी विल बी डन विद डिफरेंशिएशन इंशाल्लाह। ओके, द कर्व C1 हैज इक्वेशन सही है, द कर्व C2 हैज इक्वेशन सही है, विच के इज अ कांस्टेंट। अच्छा, के पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो के बारे में कुछ खास नहीं बोला गया। द टेंजेंट टू C1 एट द पॉइंट x = 3 इज आल्सो द टेंजेंट टू C2। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास एक कर्व है C1। ओके, तो लेट्स से वी हैव सम कर्व C1, लेट्स से ये कर्व C1 है, और x की वैल्यू 3 पे हमारे पास एक टेंजेंट बन रहा है। ये तो बात हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वो जो टेंजेंट लाइन है, वो टेंजेंट वही लाइन फिर वापस टेंजेंट है C2 पे। तो लेट्स से आपके पास C2 एक और कर्व जा रहा है, लेट्स से कुछ यूं जा रहा है, तो वो अब C2 पे भी टेंजेंट है, और वो कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को उन्होंने P बोला हुआ है। तो वो जो C1 का जो टेंजेंट है x = 3, वो पे कहीं ना कहीं जाके वो जो लाइन टेंजेंट लाइन एक्सटेंड होगी, तो कहीं ना कहीं जाके C2 को भी टच करेगी, या C2 पे भी टेंजेंट होगी एट सम पॉइंट P। तो ये बात की गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अच्छा, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, क्या पता 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स हो, या मोर देन वन। ओके, तो अब हिंट कहने का चाह रहा है। तो सबसे पहले तो वैसे ये बताना ही चाहिए, लेकिन कोई डिफरेंशिएशन का सवाल तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगी, लेकिन इस तरह नहीं सोचते। सवाल ये है कि देखें, हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, और हमें बता दिया कि एक टेंजेंट है एट दिस पॉइंट। तो मुझे पता है कि टेंजेंट लाइन है, तो क्योंकि टेंजेंट की हिंट दी हुई है, तो आई नीड द टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइंस इक्वेशन। क्योंकि बात टेंजेंट लाइन की हो रही है, टेंजेंट लाइन C1 पे है, फिर वही टेंजेंट लाइन C2 पे है। तो इस इक्वेशन की बहुत बात हो रही है, तो लेट्स फाइंड दिस इक्वेशन। लेकिन इसकी इक्वेशन इतनी आराम से मिलेगी नहीं, क्योंकि मुझे स्लोप और पॉइंट चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि टेंजेंट एट द पॉइंट x = 3 है, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी बाय जस्ट प्लगिंग इन द x वैल्यू इन द कर्व। तो पॉइंट तो मुझे टेंजेंट का मिल गया। तो लेट्स से कि x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कर्व पे क्या होगी, वो हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9, 9 -12 इज -3, -3 प्लस 7 इज 4। सही किया ना मैंने, हाँ, -12 प्लस 9 -3 -3 प्लस 7 4। तो इसका मतलब है टेंजेंट लाइन है वो C1 पे, जब कब टेंजेंट है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब है टेंजेंट लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास करता है। या इन अदर वर्ड्स, ये जो पॉइंट है, या पे कर्व पे C1 पे भी है, और फिर लाइन पे भी है। बहुत तरीके हैं इसको रिफ्रेश करने के, यू गेट द आइडिया। अब मुझे अगर लाइन की इक्वेशन चाहिए, सो व्हाट डू आई नीड द स्लोप। और यही बात आती है कि क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन दे दी है, या कर्व का एक्सप्रेशन दे दिया है, आई कैन नाउ डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन एंड देन प्लग इन x = 3 टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x = 3। और वो जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x = 3 होगा, वो क्या होगा, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा एट x = 3, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कैसा जवाब देता है।
सॉरी। ओके, तो ये सब तो टेंजेंट स्लोप, ओके। तो y - y1 = ओके, पहले तो मैं कर्व को, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लूँ, या एक्सप्रेशन को, x² - 4x + 7। x² - 4x + 7, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, व्हाट विल आई गेट फॉर द डेरिवेटिव? 2x - 4। और अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं एट x = 3, वेयर माई टेंजेंट लाइन इज, सो दैट आई कैन नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 3 × 2 = 6, 6 - 4 2। तो एक्चुअली अगर हमने आइडिया हम पहले देख चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी हो पुरानी, तो डिफरेंशिएशन का आइडिया ये है कि वो टेंजेंट लाइन का स्लोप ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो दिस टू इज व्हाट? दिस टू इज द स्लोप, और दिस टू इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, which is by definition then the derivative of the function at that particular point. You get the idea? रेपिटेशन करना जरूरी है। ओके, तो अब मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ। तो y - y1 = mx - x1, तो मेरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? y = 2x - 6 + 4, विच इम्प्लाइज के y = 2x - 2। तो ये मेरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। ये .34 से पास होगी, और ये चलते 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 जो C1 को टच करेगी 3 4 पे, चलते 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 इवेंचुअली C2 पे भी कहीं ना कहीं टेंजेंट हो जाएगी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट P। अब क्या करें? तो अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस की बात आती है, और वो अगर क्वाड्रेटिक रिवीजन में हो, कि हमारे पास एक लाइन है, वो टेंजेंट है टू द कर्व C2, क्योंकि टेंजेंट है टू द कर्व C2, इन अदर वर्ड्स वन पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो यू नाउ गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो 2x - 2, ये जो मेरी लाइन है, इसके इंटरसेक्शन किसके साथ है? इसकी इंटरसेक्शन है विद द कर्व C2, विच इज y² = 4x + k। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी, और इंटरसेक्शन एग्जैक्टली एक दफा होगी, क्योंकि टेंजेंट है ना, सो टेंजेंट। तो इंटरसेक्शन एक दफा होगी, और फिर वो, आई होप आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन एक दफा होगी एट द पॉइंट P। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे रिजल्टेंट इक्वेशन का, और फिर यू गेट द आइडिया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि एक पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो लेट्स से कि ये दो मेरे पास इक्वेशंस हैं, इनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूँ, तो गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो हम किस तरह करते हैं? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो आसान तरीका ये है कि वाई रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसका वाई आसान है कि मैं इसके अंदर प्लग इन कर लूँ, वरना अगर यहाँ से वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो कैलकुलेशंस विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x + k। अब ये रिजल्टिंग इक्वेशन आ गई। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, तो मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, बिटवीन माई कर्व C2 एंड द टेंजेंट लाइन। सही। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी के लिए मैं सिर्फ के में इंटरेस्टेड हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे पता है एक होने वाला है, भले जो भी होगा, जहां भी होगा, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन होगा एक। तो इसका मतलब रिजल्टिंग इक्वेशन मुझे एक जवाब देगी, वन आउटपुट, वन सोल्यूशन, वन रूट। तो इन अदर वर्ड्स, ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जीरो। आई होप यू गेस्ड इट। तो बस अब यही आइडिया, एंड आई विल नॉट सॉल्व फॉर द डिस्क्रिमिनेंट एंड सेट इट टू जीरो एंड सॉल्व फॉर के। हो जाएगा 8x। पहले तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना, हाँ। 4x² - 12x +4 - k। चलो यूं ही लिख लेता हूँ। तो दिस इज माई डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज माई डिस्क्रिमिनेंट। नहीं, यहाँ पे नहीं, एक्चुअली अभी निकाला नहीं है, ओके। तो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, सही तो किया ना? 4x² - 2 to the 4 8x + 4 = 4x + k, -12x 4x², ओके। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम। सो व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? दैट विल बी b² - 4ac। तो b² - 4ac, और आई विल सेट इट टू इक्वल्स टू जीरो। वी नो वाई। uh, 80 80 उधर जाके -80/6, -80, तो विच इम्प्लाइज के की वैल्यू कितनी आएगी? -5।
के की वैल्यू आ गई -5। ओके, वैल्यू ऑफ तो के हो गई, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है? पी वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पी वो है जहाँ मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बेसिकली नाउ आई नीड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो इन अदर वर्ड्स आई नीड टू सॉल्व दिस रिजल्टिंग इक्वेशन। पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है, क्योंकि आई नीड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब मैं सॉल्व कर भी सकता हूँ, क्योंकि पहले के की वैल्यू नहीं थी, अब के की वैल्यू भी आ गई। तो जब के की वैल्यू आ गई, तो अब सवाल की मर्जी आपसे पूछे ना पूछेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर वी हैव द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अक्सर तो ये होता है कि बस के की वैल्यू निकाली, ओके बात खत्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि नो, फाइंड मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो के की वैल्यू वापस इसमें प्लग इन करेंगे। सो आई विल नाउ हैव गॉटन माय फाइनल रिजल्टिंग इक्वेशन, एंड नाउ विल सॉल्व इट टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हो जाएगा 2x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x - 5। वैसे एक्चुअली इसके अंदर प्लग इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई करके कहाँ तक लेके आए थे, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया था ना। हाँ, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया था, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली ये है जो ये है, तो इसके अंदर ही प्लग इन कर ले। ये हो जाएगा 4x² -12x +4 -5, which implies we have 4x² -12x +9 = 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 9 × 36। तो ये कितना हो जाता है? ये 4x² -12x, लेट से 2x कर लेते हैं, और ये हो जाएगा। तो 3 3 से काम चल रहा है, हाँ आई थिंक चल रहा है। माइनस माइनस कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4x², 3 3 ज़ा ओके। और ये हो जाएगा -6x, ये हो जाएगा -6x बस सही। तो ये दिस विल इम्प्लाई कि वी हैव 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज वी हैव ऑब्वियसली 2x - 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और एज एक्सपेक्टेड हमारे पास एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन है, विच इज 3/2। सॉरी। तो हमारे पास एक पॉइंट इंटरसेक्शन आ गया, x के लिए 3/2। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ना। तो हमें पता है कि x की वैल्यू जब 3/2 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ। तो y वैल्यू दो तरीके। एक तो क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ऑन द कर्व भी, ऑन द लाइन भी है, तो यू कैन, आप लाइन के अंदर भी प्लग इन कर सकते हैं और कर्व के अंदर भी। तो कर्व के मैं चाहता हूँ दोनों तरीके से करें। तो अगर कर्व के अंदर प्लग इन करूँ, तो 4x - 5 था ना, 4x - 5, 4x - 5, हाँ सही। तो यहाँ पे अगर मैं, तो y² हो जाएगा 3/2 × 4 - 5। ओके, तो यहाँ से y² क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 - 1। ओके, तो यहाँ से y की दो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। y की वैल्यू +-1। तो अब हम कौन सा पॉइंट लें? तो कौन सी y की वैल्यू लें? तो दोनों तो ऑब्वियसली हो नहीं सकती, दोनों ऑब्वियसली हो नहीं सकती, क्योंकि अगर दो पॉइंट्स हों, अगर दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास, लेट्स से कि कुछ पॉइंट यूं हो रहा है, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली देखें, एक इंटरसेक्शन हो रही है दो, तो ऑब्वियसली फिर डिस्क्रिमिनेंट हमें >0 रखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि एक टेंजेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वंस होगी। और तो एक ही ऑब्वियसली एक ही पॉइंट पी होगा जहाँ पे हमारे पास टेंजेंट बन रहा होगा, या इंटरसेक्शन हो रही होगी ऑफ आर कर्व विद द लाइन। तो ऑब्वियसली फिर वो एक ही पॉइंट बनेगा, तो फिर उसके लिए हमें एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं वाई की वैल्यू कौन सी लूँ? तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वही एक्स की वैल्यू फिर लाइन के अंदर भी प्लग इन करके चेक कर लें। तो अगर आपने लाइन के अंदर प्लग इन कर लिया डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट, तो फिर आपको कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर आपने फॉर सम रीजन कर्व के अंदर प्लग इन कर लिया द एक्स कोऑर्डिनेट, देन यू विल हैव टू फिगर आउट विच इज द राइट वन, विच इज द राइट वाई कोऑर्डिनेट। तो लाइन की इक्वेशन क्या थी? लाइन की इक्वेशन थी 2x - 2। तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई? y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 1। So the coordinates of the point P are x की वैल्यू 3/2 and y की वैल्यू 1। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही है ऑफ द कर्व C2 विद आवर लाइन, या विद आवर टेंजेंट लाइन, विच इज y इक्वल्स टू 2x - 2। तो जो इसमें जो डिस्कस करने की बातें थी रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, वो तो बस यहाँ तक थी। डिफरेंशिएट किया टू गेट द डेरिवेटिव which gave me the slope of the tangent line, बाकी तो नॉर्मल quadratics था। Okay, so now we are done with differentiation. Thank you. Laughs.